नमस्कार, न्यूज 360 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा पांडे। अगले 45 मिनट में हम आपको आज की कई बड़ी खबरें विस्तार से दिखाएंगे। खबर यूपी के धर्मांतरण को लेकर लगातार हो रहे खुलासे की है। खबर मुगल काल के इतिहास को लेकर एनसीईआरटी की 8वीं क्लास में हुए बदलाव की है। फिर एक खबर विरासत पर बांग्लादेश सरकार के प्रहार की है। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर नाटो ने भारत समेत 3 प्रमुख शक्तियों को जो खुली धमकी दी है, खबर उसकी भी है। खबर नक्सलवाद के खात्मे के लिए जारी अभियान की है। खबर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे का महाराष्ट्र विधानसभा तक का सफर चर्चा में क्यों बन रहा है, उसकी भी है। लेकिन न्यूज 360 की शुरुआत बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट में लिए गए बड़े फैसलों से। फैसलों का आप पर क्या असर होगा, देखिए इस रिपोर्ट में। महत्वाकांक्षी, बहुत महत्वपूर्ण, बहुत ही एक गेम चेंजिंग स्कीम ये होने वाली है। जिस गेम चेंजिंग स्कीम की बात केंद्रीय मंत्री वैष्णव कर रहे हैं वो है पीएम धन धान्य कृषि योजना, जो देश के करोड़ों किसानों के लिए बड़ी सौगात लेकर आई है। दरअसल बुधवार को पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई और इस बैठक में देश की कृषि और ऊर्जा क्षेत्र को नई दिशा देने वाले 3 बड़े फैसलों को मंजूरी दी गई। इन्हीं 3 बड़े फैसलों में शामिल है वो गेम चेंजिंग स्कीम जिसकी बात केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव कर रहे हैं। पहले इन 3 फैसलों को जानिए। पीएम धन धान्य कृषि योजना को 2025-2026 से शुरू कर 6 सालों के लिए मंजूरी दी गई। दूसरा, एनटीपीसी को रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में निवेश के लिए 20,000 करोड़ रुपए की मंजूरी। तीसरा, एनएलसी इंडिया लिमिटेड को भी 7,000 करोड़ रुपए के निवेश की विशेष छूट दी गई है। मोदी कैबिनेट ने बुधवार को जहां एक ओर कृषि जिलों के समग्र विकास की योजना को स्वीकृति दी, तो वहीं दूसरी ओर रिन्यूएबल एनर्जी के बड़े पैमाने पर निवेश का रास्ता साफ कर दिया। अब एक एक कर इन्हें समझ लेते हैं। पहले समझते हैं प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को। इस योजना का टारगेट देश भर के 100 कृषि जिलों का विकास करना है। इन 100 जिलों में से हर राज्य के कम से कम एक जिला जरूर होगा। यह योजना नीति आयोग के आकांक्षी जिलों कार्यक्रम से प्रेरित है, लेकिन ये खास तौर से कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों पर केंद्रित है। इस योजना में 24,000 करोड़ रुपए के सालाना खर्च होंगे। केंद्रीय बजट में घोषित ये कार्यक्रम 36 मौजूदा योजनाओं को एकीकृत करेगा। इस योजना का मकसद कृषि उत्पादकता बढ़ाना, फसल डाइवर्सिफिकेशन को प्रोत्साहित करना, टिकाऊ कृषि ऑप्शन को अपनाना, पंचायत और ब्लॉक स्तर पर भंडारण की सुविधा बढ़ाना, सिंचाई व्यवस्था को बेहतर करना शामिल है। आपने देखा एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स का जो प्रोग्राम बना, उस प्रोग्राम को दुनिया भर ने सराहा। वर्ल्ड बैंक ने, यूएन ने, सबने सराहा कि ये दुनिया में डेवलपमेंट का एक नया मॉडल बना है। आकांक्षी जिलों को किस तरह से सभी बाकी जिलों के बराबर लेके आए, इस सफलता को ध्यान में रखते हुए 100 ऐसे जिले देश भर में, और हर राज्य से कम एक जिला, 100 ऐसे जिले जिसमें कृषि पर 3 पैमानों पर वो बाकी सब जिलों से पीछे हो। 100 जिलों को चयनित करके उसमें एक फोकस्ड वे में 11 मंत्रालयों के 36 स्कीम्स, इन सब को कन्वर्ज करके एक इंटीग्रेटेड वे में कृषि का विकास करें, ये प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का उद्देश्य है। बहुत ही महत्वाकांक्षी, बहुत महत्वपूर्ण, बहुत ही एक गेम चेंजिंग स्कीम ये होने वाली है। राज्यों का सहयोग लिया जाएगा भरपूर इसमें, जिले के लेवल पे, ब्लॉक के लेवल पे और राज्य के लेवल पे गहन कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग की जाएगी। किसानों के हित को देखते हुए लाई गई ये योजना कृषि क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगी। इसको प्रभावी बनाने के लिए नई तकनीकी का भी इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे करोड़ों किसानों को फायदा होगा। टेक्नोलॉजी पार्टनर्स चयनित किए जाएंगे। एग्रीकल्चर से जुड़े पूरे सभी स्टेक होल्डर्स को इसमें जोड़ा जाएगा। इस तरह से किया जाएगा जिससे कि ये 100 चयनित जिले देश के एवरेज और उससे ऊपर आ सके। इस भावना के साथ इस पूरे प्रोग्राम को हाथ में लिया गया। बहुत ही साइंटिफिक तरीके से इसको लिया जाएगा। करीब 1,70,00,000 किसानों को इससे लाभ होगा। 6 वर्षों का कार्यक्रम है। 2025-26 के फाइनेंशियल ईयर से स्टार्ट होगा। अगले जुलाई का महीना चल रहा है, अगले महीने के अंदर ही
कई इसके इम्प्लीमेंटेशन के स्टेप्स चालू हो जाएंगे। कृषि क्षेत्र के अलावा मोदी कैबिनेट ने रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में बड़े पैमाने पर एनटीपीसी के लिए निवेश का रास्ता साफ कर दिया है। वो भी इस निवेश के सीमा के ऊपर जाकर करोड़ों के निवेश को मंजूरी दी गई है। एनटीपीसी को रिन्यूएबल एनर्जी क्षेत्र में निवेश के लिए मौजूदा सीमा से ऊपर जाकर 20,000 करोड़ रुपए तक निवेश की अनुमति दी गई है। यह निवेश एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड एनजीईएल और इसकी सहायक कंपनियों और संयुक्त उपक्रमों के जरिए किया जाएगा, ताकि 2032 तक 60 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता हासिल की जा सके। मोदी कैबिनेट ने जो अगला कदम उठाया है वो एनएलसी इंडिया लिमिटेड को भी 7,000 करोड़ रुपए के निवेश की दी गई विशेष छूट है। एनएलसी भारत सरकार की नवरत्न उद्यम है जो लिग्नाइट खनन और बिजली उत्पादन के क्षेत्र में काम करता है। अब एनएलसी इंडिया लिमिटेड अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी एनएलसी इंडिया रिन्यूएबल्स लिमिटेड यानी NIRLs के जरिए रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट में लगाएगी। इससे कंपनी को संचालन और वित्तीय लचीलापन मिलेगा। अगली खबर यूपी के उस छांगुर बाबा की है जिसके केस में हो रहे खुलासे की आंच अब यूपी के पुराने अधिकारियों तक पहुंचने लगी है। छांगुर बाबा से जुड़े हो रहे खुलासे कई गंभीर सवाल भी खड़े करते जा रहे हैं। वहीं इस पूरी घटना के बाद आज छांगुर बाबा का भी बयान सामने आया है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा ये अब सिर्फ एक नाम नहीं रह गया है, बल्कि ये शख्स षड्यंत्र का वो पिटारा बन चुका है जिसके रहस्य आपकी भी नींद उड़ा देंगे। छांगुर बाबा का केस हर बीतते दिन के साथ अलग अलग मोड़ ले रहा है। जो कहानी मात्र बलरामपुर तक थी, उसके तार पहले दूसरे जिलों से जुड़े, फिर राज्यों से जुड़े, फिर विदेशों से जुड़े और अब दावों की माने तो इस छांगुर बाबा ने सिस्टम में सेंध लगाने की कोशिश की है। छांगुर बाबा जो धर्मांतरण का रैकेट चला रहा था, माना जा रहा है कि इसके तार अधिकारियों से भी जुड़े थे। हैरानी तो इस बात से है कि आरोप कोई क्लर्क या प्यून पर नहीं लग रहा, बल्कि बड़े पदों पर बैठे अधिकारी छांगुर बाबा से कनेक्शन की जद में आ रहे हैं, जो अपने आप में बेहद गंभीर है। दावा है कि 2019 से 2024 के बीच बलरामपुर में तैनात एक एडीएम, 2 सीओ और 1 इंस्पेक्टर की भूमिका संदिग्ध मानी गई है। 2019 से 2024 ये वही दौर था जब छांगुर ने बलरामपुर में अपने काले साम्राज्य को खड़ा किया और धर्मांतरण के रैकेट को मनमाने ढंग से ऑपरेट किया। अब बताया जा रहा है कि उस वक्त एडीएम और इंस्पेक्टर के खिलाफ यूपी एसटीएफ को पहले भी सबूत मिले थे, लेकिन उस समय कार्रवाई ये सबूत पर्याप्त न होने के कारण नहीं हो पाई। अब ये बात जब सामने आई तो यूपी सरकार में मंत्री स्वतंत्र देव सिंह से इस पर सवाल किया गया। कुछ उसके पीछे अधिकारी भी संलिप्त हैं। मुगलों की क्रूरता का जिक्र किया गया है, इस पर अब सवाल उठने लगे हैं। देखिए क्या है, जो कानून के दायरे में आते हैं, जो लोग आते हैं, जिस प्रकार आते हैं, धर्मांतरण चाहे कोई भी हो, चाहे कुछ भी हो, उसमें कानून अपना काम करता है। और आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में जो राष्ट्र हित में काम होते हैं और गरीब के हित में, गरीब के कल्याण, गांव गरीब किसान के हित में जो काम होगा और राष्ट्र के हित में जो काम होता है, वो सभी काम आदरणीय मोदी जी, योगी जी करते हैं। हालांकि अब दावा है कि जिन अधिकारियों के छांगुर के साथ कनेक्शन सामने आए हैं, उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत मिल गए हैं, जिसके बाद अब इन चारों अफसरों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। इतना ही नहीं, जल्द ही 2 तहसीलदार समेत कुछ अन्य अफसरों को भी जांच के दायरे में लाया जाएगा। और अधिकारियों के साथ छांगुर के कनेक्शन की ये बात ऐसे ही सामने नहीं आ रही, इसका कारण भी आपको समझाते हैं। जानकारी के अनुसार 12 नवंबर 2023 को नीतू के नाम पर एक जमीन खरीदी गई। जमीन को खतौनी में भी दर्ज करवा दिया गया। बाद में सामने आया कि ये जमीन तालाब के रूप में दर्ज है। नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी ने एडीएम को पत्र भेजकर जमीन को पाटने से रोकने को कहा था, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई क्योंकि दावा है कि तत्कालीन अफसरों की मिलीभगत थी। यही नहीं, छांगुर के खिलाफ एफआईआर में उसको बचाने के आरोप में पुलिस विभाग के कई अधिकारी भी जांच के दायरे में हैं। आरोप यहां तक है कि कई अधिकारियों ने मोटी रकम और गाड़ियां भी छांगुर से उसको बचाने की एवज में ली हैं, जो अब जांच पड़ताल के दायरे में आ गई हैं। जिसके बाद विभागीय जांच की सुगबुगाहट उठी है और इससे महकमे में हड़कंप मचा हुआ है, जबकि योगी सरकार भी इस पूरे मामले पर नजर रख रही है। मंत्री ओपी राजभर ने तो छांगुर की मंशा पर 2 टूक बयान दिया है, साथ ही एक बड़ा सवाल भी उठाया है। यश करनी वो सब हो विधाता, नरक जहत चाहे पैसा।
जो जैसा कर रहा उसको वैसा फल मिल रहा है। संज्ञान में आए बात सरकार के, सरकार ने उसको जो है बता दिया कि तुम जो चाहते हो तुम्हारी मंशा पूरी नहीं है। देखिए सवाल ये खड़ा होता है कि वो यहाँ डेरा बनाया कब, वो यहाँ किसकी सरकार में बसा, कारोबार वो फैलाया किसकी सरकार में। इस सरकार में जब जानकारी हुई कि इस तरह का कृत्य हो रहा है तो सरकार ने तुरंत कार्रवाई की। देखते हैं एक रोग होता है कैंसर, चौथे चरण में पता लगता है ना, पहले चरण में नहीं पता लगता, दूसरे में भी नहीं लगता, तीसरे में चौथे में पता लगता है। जब चौथे में पता लगता है तो सर्वनाश होता है। उधर यूपी एटीएस की गिरफ्त में आए झांगुर को लेकर लगातार और भी चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि झांगुर नेपाल सीमा से सटे गांव में इस्लामिक मूवमेंट फैलाने के धर्मांतरण के अड्डे खोलने की साजिश रच रहा था। इसके लिए उसने 46 गांव के लड़कों को टारगेट किया था, साथ ही एक पूरी टीम भी खड़ी कर ली थी। दावा है कि झांगुर ने इस्लामिक मूवमेंट फैलाने के लिए करीब 10 करोड़ रुपए खर्च करने की योजना बना रखी थी। झांगुर के पास विदेशों से लगातार पैसे आ रहे थे। इसके लिए उसने 46 गांव के युवाओं को टारगेट किया था और एक पूरी टीम खड़ी कर ली थी। झांगुर बाबा का मकसद सीमावर्ती युवाओं को कट्टर सोच और जिहाद की तरफ झुकाने का था, जिसके लिए वो जलसों में तकरीरें करता और पर्चे बांटकर उनकी मानसिकता को समझने की कोशिश करता था। चिन्हित युवाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए वो उन्हें पैसों का लालच भी दे रहा था। हालांकि जब बुधवार को गिरफ्तार झांगुर को मेडिकल के लिए लखनऊ के एक हॉस्पिटल लाया गया तो उससे इस पर भी सवाल किया गया। आरोप है धर्मांतरण के, इसको आप कुछ कहेंगे? आरोप लगे हुए हैं। झांगुर बाबा भले अपने आप को पाक साफ बता रहा हो, लेकिन असलियत कुछ और ही है। दावा है कि झांगुर बाबा का मकसद नेपाल बॉर्डर पर युवाओं को कट्टर सोच और जिहाद की तरफ झुकाने का था, जिसके लिए वो जलसों में तकरीरें करता और पर्चे बांटकर उनकी मानसिकता समझने की कोशिश कर रहा था। चिन्हित युवाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए वो उन्हें पैसों का लालच भी दे रहा था और पैसे इनके पास विदेशों से आ ही रहे थे। ये बात अब पहले ही साफ हो चुकी है। अब इतिहास की किताबों में अकबर को महान नहीं बताया जाएगा। अब मुगल शासक औरंगजेब की क्रूरता का भी जिक्र इतिहास के पन्नों में होगा। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी एनसीईआरटी ने 8वीं क्लास की सोशल साइंस की किताब में बड़ा बदलाव किया है। नई किताब में 13वीं से लेकर 17वीं शताब्दी तक के भारतीय इतिहास के बारे में बताया गया है। पूरी खबर देखिए इस रिपोर्ट में। अकबर महान था, अब ये बात इतिहास न तो किस्सा रहेगा न ही इतिहास का हिस्सा। अकबर का शासन क्रूरता और सहिष्णुता का मिश्रण था, जबकि औरंगजेब एक सैन्य शासक था जिसने गैर इस्लामी प्रथाओं पर प्रतिबंध लगाया और गैर मुसलमानों पर टैक्स लगाया। मुगल काल की ये नई समीक्षा एनसीईआरटी की 8वीं क्लास की सोशल साइंस की किताब में शामिल की गई है। दरअसल एनसीईआरटी ने इस किताब में बड़ा बदलाव करते हुए मुगल काल और दिल्ली सल्तनत वाले चैप्टर को अपडेट किया है, जिसमें अब बच्चों को पढ़ाया जाएगा कि मुगल कितने क्रूर और निर्दयी थे। मसलन बाबर ने कैसे कत्लेआम मचाया और अकबर कैसे क्रूरता और सहिष्णुता का कॉकटेल था। औरंगजेब ने कैसे देश के मंदिरों और गुरुद्वारों को नुकसान पहुंचाया। एनसीईआरटी की किताब से जुड़ा पूरा मामला तफसील से जान लीजिए। ग्राफिक्स इन एनसीईआरटी ने कक्षा 8वीं की सोशल साइंस के पार्ट 1 समाज की खोज भारत और उससे आगे को जारी किया। यह किताब इस साल के एकेडमिक ईयर में इस्तेमाल की जाएगी। यह किताब एनसीईआरटी की किताबों में पहली है जो छात्रों को दिल्ली सल्तनत और मुगल काल के बारे में बताती है। एनसीईआरटी द्वारा जारी किए गए इस नए किताब में बाबर को एक क्रूर और निर्दयी विजेता बताया गया, वहीं अकबर को सहिष्णुता और क्रूरता का मिश्रण बताया गया। औरंगजेब को मंदिर और गुरुद्वारों को तोड़ने वाला और गैर मुस्लिमों पर टैक्स लगाने वाला बताया गया। इस किताब के एक चैप्टर में स्पेशल नोट के जरिए एक मैसेज भी दिया गया है। उसमें लिखा है, अतीत की घटनाओं के लिए आज किसी को भी जिम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए। हालांकि किताबों में हुए बदलाव पर एनसीईआरटी की तरफ से फिलहाल कोई स्पष्टीकरण नहीं आया है। एनसीईआरटी कक्षा 8 सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक में किए गए बदलावों पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के संस्थापक सदस्य प्रोफेसर मोहम्मद सुलेमान ने नाराजगी जाहिर की। देखिए, जो इस समय सत्ता पर आसीन है संगठन या विचारधारा, वो इतिहास को तोड़ मरोड़ रहे
ये जग जाहिर है, छिपी हुई चीज़ नहीं है। हालांकि कोई भी विकसित देश और विकसित समाज तभी विकासोन्मुख हो सकता है जब इतिहास को यथार्थ के संदर्भ में ले। देखिए, किसी की भी हिस्ट्री बयान की जाए या किसी की भी हिस्ट्री जो है किताब की शक्ल में लाई जाए और आज की नस्ल को उसके सामने पेश किया जाए, तो जो हकीकत में जो उनकी हिस्ट्री है वही पेश करना चाहिए। उसमें ज़बरदस्ती बढ़ा चढ़ा कर और उनकी छवि को ख़राब करके पेश करने से ये कोई अच्छा पैगाम या अच्छा संदेश आज की नस्ल में नहीं जाएगा। जहां मुस्लिम धर्म गुरुओं ने इस फैसले की खिलाफत की, तो वहीं हिंदू धर्म गुरुओं ने इस फैसले का खुलकर स्वागत किया है। आध्यात्मिक गुरु देवकीनंदन ठाकुर ने कहा कि इतिहास में वही बताया जाना चाहिए जो सच हो। देखिए, इतिहास उसी को कहते हैं जो हुआ हो उसी को बताया जाए और वही जानकारी हमारे बच्चों को होनी चाहिए। दुर्भाग्य से पता नहीं ऐसे कौन लोग थे जिन लोगों ने उस आतंकवादी को, मैं उसे आतंकवादी कह रहा हूँ, औरंगजेब को इसलिए कह रहा हूँ कि किसी की भावना को हट करना, किसी की पूजा पद्धति को नष्ट करना, ये आतंकवादी तो फिर भी वो आतंकवादी से भी बड़ा आतंकवादी। आतंकवादी तो सिर्फ शरीर मारता है। औरंगजेब ने तो सनातनियों की, हमारे सिख भाइयों की और मैं तो कहूँगा क्रिश्चियन भाइयों की भी उसने आत्माओं का कत्ल किया है। देश जब आज़ाद हुआ, जब उससे पहले अंग्रेज़ों ने, फिर देश आज़ाद हुआ तो कांग्रेस पार्टी ने मुगलों का कोई और ही चेहरा दिखाया था। सारी सड़कों के नाम उनके नाम पे रखे थे, बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशन थे उनके नाम पे रखे थे। तो ये बहुत मैं समझता हूँ कि इस देश के लिए शर्म की बात थी कि वो शासक जिन्होंने हमारे गुरुओं को शहीद किया हो, जो सर्व साझीवालता मानवता की बात करते थे, जिन्होंने यहाँ मंदिर गिरा के मस्जिदें बनाई हों। यहीं सियासी गलियारों से भी कुछ ऐसी ही प्रतिक्रिया आई है। केंद्रीय राज्य मंत्री BL वर्मा ने कहा कि मुगलों ने हम पर लंबे समय तक राज किया, अगली पीढ़ी को इसके बारे में सीखना चाहिए। यूपी सरकार में मंत्री संजय निषाद ने भी NCERT के फैसले का स्वागत किया है। बहुत लंबे समय तक कभी मुगलों का कभी अंग्रेजों का शासन रहा है, तो इन बुकों में आने वाली पीढ़ी कम से कम याद रखे, पढ़े कि इस देश में क्या क्या हुआ है, कब कब हुआ है। किसने सोमनाथ मंदिर तोड़ा, कितने यहाँ की लोगों को मारा, कितने विधवाओं को, हजारों लोगों को ट्रक में भर के औरतों को विदेश ले गए, कितने तलवार के बदौलत लोगों को धर्म परिवर्तित किए। तो इतिहास में पढ़ना पड़ेगा ना क्रूरता को, है? तो इतिहास से प्रेरणा मिलती, प्रेरणा से जागृति होती है, कौन है दोस्त कौन है दुश्मन है? इन क्रूरताओं, आज के दिन में धर्म अलग है, शासक अलग है, तो मुगल अलग हैं और इस्लाम धर्म अलग है। NCERT की 8वीं क्लास की सोशल साइंस की इस किताब में 13वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी तक के भारतीय इतिहास को कवर किया गया है। NCERT का ये फैसला स्कूली शिक्षा में क्रांतिकारी बदलाव की दिशा में अहम माना जा रहा है। NCERT ने पिछले साल भी किताबों में कुछ अहम बदलाव किए थे। छात्रों के सिलेबस में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक को शामिल किया गया था। इसके साथ ही वीर अब्दुल हमीद पर एक चैप्टर स्कूली किताबों में शामिल किया गया था। औरंगजेब ने तो सनातनियों की घर गिरा दिया गया। बांग्लादेश से भारत ने इस इमारत को संरक्षित करने के लिए कहा था। भारत ने इसके सांस्कृतिक महत्व को देखते हुए इमारत की मरम्मत और पुनर्निर्माण की भी पेशकश की थी, लेकिन फिर भी ढाका में फिल्म मेकर का घर तोड़ दिया गया। इस कार्रवाई को संस्कृति और सभ्यता पर गहरी चोट माना जा रहा है। ये मलबा महज एक इमारत का नहीं है, ये चोट है 3 पीढ़ियों की साहित्य और संस्कृति की उस विरासत पर जिसे खून पसीने से सींचा गया था। ये मलबा बांग्लादेश में फिल्मकार सत्यजीत रे के पुश्तैनी घर का है। ये आघात बंगाल की उस विरासत पर है जिसने दुनिया में भारत के साहित्य और सिनेमा को पहचान दिलाने में अहम किरदार निभाया था। बांग्लादेश में सत्यजीत रे का पुश्तैनी घर ढा दिया गया है। वो घर ईंट और गारे पर नहीं बल्कि सिनेमा, साहित्य और संस्कृति की नींव पर खड़ा था, लेकिन अब वो मलबे में तब्दील हो गया है। ये सफाया उस धरती का है जो इतिहास में दुनिया के महानतम सिनेमा दिग्गज का पालनहार रहा है। भारत सरकार ने बांग्लादेश सरकार से घर न तोड़ने की बात भी की थी। भारत सरकार ने बांग्लादेश सरकार से संपर्क साधा।
सत्यजीत रे के बांग्लादेश स्थित पुश्तैनी मकान को बचाने की कोशिश की। भारत ने इमारत की मरम्मत और पुनर्निर्माण का प्रस्ताव दिया था। बांग्लादेश सरकार इस मकान को तोड़कर नया स्ट्रक्चर बनाना चाहती है। भारत ने इसके महत्व को देखते हुए म्यूजियम में बदलने पर विचार करने को कहा। विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेश की सरकार से यह भी कहा था कि अगर इस इमारत के जीर्णोद्धार पर विचार किया जाता है तो भारत सरकार सहायता करेगी, लेकिन बांग्लादेश नहीं माना और सैकड़ों साल पुरानी उस इमारत को ध्वस्त कर दिया जो पीढ़ियों को प्रेरणा देने वाली है। वेरी अनफॉर्चुनेट। इस बारे में हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट सही में कोई डिसीजन लेना चाहिए। एक के बाद एक हम लोगों ने देखा है जो बांग्लादेश में स्पेसिफिकली जो बंगाली कल्चर की पुरोधा पर्सनालिटीज है उनके घर को तोड़ा जा रहा है। हम चाहते हैं कि डिसीजन लिया जाए। बांग्लादेश सरकार को इस बारे में सोचना है। सिनेमा की दुनिया में सत्यजीत रे को महज भारतीय नहीं बल्कि विश्व सिनेमा के बड़े फिल्मकारों में से एक माना जाता है। वो न सिर्फ फिल्म डायरेक्टर थे बल्कि लेखक और साहित्यकार भी थे। बांग्लादेश की इस इमारत से सत्यजीत रे का कनेक्शन क्या था वो भी जान लीजिए। सत्यजीत रे का पैतृक घर लगभग 100 साल पहले उनके दादा उपेंद्र किशोर रे ने बनवाया था। किशोरगंज के कटियायादी उप जिला के मसुआ गांव के एक जमींदार थे। 1947 में विभाजन के बाद जमीन सरकारी स्वामित्व में आ गई। यह संपत्ति तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान के अधीन हो गई। 1971 के युद्ध के बाद पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश के रूप में एक नया मुल्क बना। एक सदी पुराना घर बांग्लादेश के मेमन सिंह के हरिकिशोर रे चौधरी रोड पर स्थित था। बांग्लादेश में सत्यजीत रे का घर गिरा दिया गया है। इधर भारत में इसको लेकर नाराजगी जाहिर की जा रही है। बीजेपी के आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने इसको लेकर सोशल मीडिया हैंडल्स एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने कहा, बंगाली विरासत को एक और झटका। सत्यजीत रे का पैतृक घर बांग्लादेश में ध्वस्त कर दिया गया। यह सिर्फ एक पुरानी संरचना का विनाश नहीं, यह इतिहास को मिटाना है। बांग्लादेशी मीडिया की रिपोर्ट की माने तो बांग्लादेश के यूनिट सरकार ने सत्यजीत रे के पुश्तैनी घर को नई इमारत बनाने के लिए ध्वस्त किया है। यहाँ पर बाल अकादमी चलाई जा रही थी, लेकिन पिछले 10 सालों से इमारत की हालत खराब होने के चलते अकादमी भी बंद थी। इस अकादमी को फिर से शुरू करने के लिए अब इस जगह पर नई इमारत का निर्माण प्रस्तावित है। अगली खबर अंतर्राष्ट्रीय जगत से है, लेकिन उसका जुड़ाव भारत से भी है। दरअसल रूस यूक्रेन युद्ध के बीच अब नाटो के महासचिव ने भारत, चीन और ब्राजील इन तीनों देशों को सीधे तौर पर अल्टीमेटम दे दिया है कि रूस से व्यापार में दोस्ती रखनी है तो 100% टैरिफ और सेकेंडरी प्रतिबंध झेलना पड़ेगा। अब आखिर इस ऐलान का प्रभाव भारत पर क्या होगा, इस पर एक रिपोर्ट देख लेते हैं। दुनिया एक युद्ध के मैदान में तब्दील हो चुकी है, लेकिन इस बार गोलियों और बारूद से नहीं बल्कि दबाव, प्रतिबंध और कूटनीतिक धमकियों से। इस युद्ध में एक तरफ खड़ा है पश्चिमी संगठन नेटो और दूसरी तरफ है रूस, लेकिन अब इस टकराव की चपेट में आ गए हैं भारत, चीन और ब्राजील। दरअसल नाटो ने इन तीनों देशों को सीधे तौर पर अल्टीमेटम दे दिया है कि रूस से दोस्ती रखनी है तो वैश्विक व्यापारिक कीमत चुकाने के लिए तैयार हो जाओ। नाटो का साफ कहना है कि या तो रूस से रिश्ता तोड़ो या 100% टैरिफ और सेकेंडरी प्रतिबंध झेलो। नाटो ने भारत, चीन और ब्राजील पर 100% टैरिफ लगाने की धमकी दी है। नाटो का कहना है कि इन तीनों देशों को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर दबाव डालना चाहिए ताकि वो शांति वार्ता को गंभीरता से लें। नाटो ने तीनों देशों पर सेकेंडरी प्रतिबंध लगाने की भी धमकी दी है। उन्होंने कहा कि अगर ये देश रूस से तेल और गैस खरीदना जारी रखते हैं तो इन देशों पर 100% सेकेंडरी प्रतिबंध लगाए जाएंगे। लेकिन रूसी उप विदेश मंत्री सर्गेई रियाबकोव ने अमेरिका और नाटो की धमकियों को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि रूस ट्रंप के साथ बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन इस तरह के अल्टीमेटम मंजूर नहीं है।
दुनिया एक बार फिर से दो हिस्सों में बढ़ती दिख रही है। एक इस बार निशाने पर है भारत, चीन और ब्राजील। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच अब नाटो ने अपना सबसे सख्त रुख अपनाते हुए भारत समेत 3 प्रमुख शक्तियों को खुली धमकी दे डाली है। नाटो के महासचिव मार्क रूट ने अमेरिका की धरती से ये सख्त संदेश दुनिया के सामने रख दिया है। बुधवार को अमेरिकी सीनेटरों से मुलाकात के बाद रूट ने साफ कहा कि अगर आप चीन के राष्ट्रपति हैं, भारत के प्रधानमंत्री हैं या ब्राजील के राष्ट्रपति हैं, तो अब वक्त आ गया है कि रूस को लेकर अपना स्टैंड बदलने की। Is not serious about peace talks. Within 50 days, he will slam secondary sanctions on countries like India, China and Brazil. So my encouragement to these 3 countries particularly is, if you live now in Beijing or in Delhi, or you are the president of Brazil, you might want to take a look into this, because this might hit you very hard. So please make the phone call to Vladimir Putin and tell him that he has to get serious about peace talks, because otherwise this will slam back on Brazil. नाटो का साफ कहना है कि ये देश अगर रूस को तेल और गैस की खरीद जारी रखते हैं तो पश्चिमी देश इन पर 100% सेकेंडरी प्रतिबंध लगाएंगे। यानी सिर्फ रूस ही नहीं, अब भारत जैसे देशों की अर्थव्यवस्था भी इस भू राजनीतिक टकराव की चपेट में आ सकती है। अब आखिर कैसे इसका असर भारत पर पड़ेगा, ये आपको बताएंगे, लेकिन पहले आप सेकेंडरी प्रतिबंध को समझिए। सेकेंडरी प्रतिबंध वो प्रतिबंध होते हैं जो किसी तीसरे देश पर लगाए जाते हैं यदि वह किसी प्रतिबंधित देश के साथ व्यापार या सहयोग करता है। यानी अमेरिका और नाटो का सीधा संदेश है कि अगर भारत रूस से व्यापार करता है तो भारत की कंपनियों के साथ भी वैसा ही बर्ताव किया जाएगा जैसा रूस के साथ है। यह प्रतिबंध बैंकिंग से लेकर सप्लाई चेन, इंश्योरेंस, शिपिंग, टेक्नोलॉजी, एक्सेस तक हो सकते हैं। 100% टैरिफ, सेकेंडरी प्रतिबंध और आर्थिक धमकी देकर नाटो ने दुनिया की सबसे बड़ी उभरती अर्थव्यवस्थाओं पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद से भारत ने रूस से सस्ता तेल खरीदकर अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा किया है और ऐसे में अगर सेकेंडरी प्रतिबंध लागू होते हैं तो भारत पर इसके बुरे प्रभाव पड़ सकते हैं। भारत रूस से कच्चे तेल का एक बड़ा खरीदार है। भारत रूस से अपने कुल तेल आयात का एक बड़ा हिस्सा खरीदता है। प्रतिबंधों के कारण रूसी तेल की आपूर्ति रुक सकती है। इससे भारत को वैकल्पिक स्रोतों जैसे सऊदी अरब, इराक से महंगा तेल खरीदना पड़ सकता है, जिससे तेल की कीमतें बढ़ेंगी। अगर भारत रूस से तेल खरीदना बंद करता है तो ईंधन की कीमतें बढ़ सकती हैं। अगर भारत रूस के साथ व्यापार जारी रखता है तो अमेरिका भारतीय कंपनियों या बैंकों पर प्रतिबंध लगा सकता है, जिससे भारत का निर्यात और वित्तीय लेन देन प्रभावित होगा। रूस से तेल आयात बंद होने पर भारत की ऊर्जा सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। वैश्विक तेल बाजार पहले से ही अस्थिर है और नए प्रतिबंध इस स्थिति को और बिगाड़ सकते हैं। भारत के लिए यह स्थिति बहुत संवेदनशील है। एक तरफ रूस भारत का दशकों पुराना रक्षा सहयोगी है और दूसरी तरफ अमेरिका और यूरोप भारत के सबसे बड़े रणनीतिक और आर्थिक साझेदार है। नाटो के इस ऐलान से पहले सोमवार को ही ट्रंप ने रूस पर 100% टैरिफ की धमकी दी थी। ट्रंप का कहना है कि अगर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 50 दिन में यूक्रेन के साथ शांति समझौता नहीं किया तो उस पर 100% टैरिफ लगेगा। लेकिन उसके अगले ही दिन ट्रंप ने यह भी कहा कि भारत के साथ हमारे बाजार खुले रहे हैं, जिसका एक कारण वो टैरिफ बता रहे हैं। Full access into Indonesia, and we have a couple of those deals that are going to be announced. India basically is working along that same line. We're going to have access into India, and you have to understand, we had no access into any of these countries. Our people couldn't go in, and now we're getting access because of what we're doing with the tariffs. जब कूटनीति की भाषा धमकी में बदल जाए और जब सहयोग की जगह नियंत्रण पर बात आ जाए, तब सवाल सिर्फ विदेश नीति का नहीं रह जाता। भारत, चीन और ब्राजील आज उस चौराहे पर खड़े हैं जहां एक रास्ता जाती है पश्चिमी प्रतिबंधों की ओर और दूसरी रणनीतिक साझेदारी की ओर। लेकिन फिलहाल नाटो की इस धमकी ने एक बात तो साफ कर दी है कि दुनिया अब मल्टीपोलर हो चुकी है। यानी शक्तिशाली देश विश्व की राजनीति, अर्थव्यवस्था और सुरक्षा पर प्रभाव डालने की कोशिश कर रहे हैं। अब वैश्विक व्यापार में इसका क्या असर पड़ेगा, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। न्यूज 360 में आगे बढ़ते हैं और अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अगली खबर
नक्सलवाद के खिलाफ जारी सुरक्षा बलों के जंग की है। घने काले जंगलों से नक्सलवाद के आतंकी राज को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए जारी अभियान के लिए हमारे वीर जवानों की शौर्य गाथा को बयां करती ये तस्वीरें झारखंड की हैं। बुधवार सुबह झारखंड के बोकारो जिले के काशीटांड जंगल में पुलिस और नक्सलियों के बीच हुई भीषण मुठभेड़ में बड़ी कामयाबी मिली। झारखंड के बोकारो में सुरक्षा बलों के नक्सलियों से मुठभेड़। बुधवार को सुरक्षा बलों ने 2 नक्सलियों को मार गिराया, जिसमें सब जोनल नक्सल कमांडर कुंवर माझी उर्फ सहदेव माझी उर्फ सांडे भी ढेर हो गया। नक्सली कुंवर माझी 5 लाख का इनामी था। पुलिस, सीआरपीएफ और कोबरा बटालियन ने चलाया अभियान। मुठभेड़ के बाद एक AK-47 राइफल भी बरामद की गई है। ये तस्वीरें उन्हीं नक्सलियों के जंगल में बनाए हुए कैंप की हैं। दरअसल गोमिया थाना क्षेत्र के बिरहोर डेरा के घने जंगलों में नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना पर पुलिस और कोबरा बटालियन की संयुक्त टीम ने बुधवार को सर्च ऑपरेशन चलाया। बताया जा रहा है कि जैसे ही सुरक्षा बलों की टीम जंगल के अंदर पहुंची तो घात लगाकर बैठे नक्सलियों ने अचानक सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में सुरक्षा बलों ने भी मोर्चा संभालते हुए फायरिंग की। कई घंटों तक चली मुठभेड़ के बाद सुरक्षा बलों ने 2 नक्सलियों को मार गिराया। इनमें से एक नक्सली वर्दी में था, जबकि दूसरा साधारण कपड़ों में। क्षेत्र में सर्च अभियान जारी है। आज सुबह 6 बजे हमारे यहाँ पे जो गोमिया थाना में एक जगह है बिरहोर डेरा जंगल, वहाँ पे सुबह 6 बजे सीआरपीएफ की कोबरा 209 बटालियन प्लस हमारे जिला पुलिस के जवानों के द्वारा स्पेसिफिक इनपुट के आधार पे वहाँ पे घेराबंदी की गई थी, जिसपे नक्सलियों के द्वारा फायर किया गया, जिसमें हमारा एक जवान शहीद हुआ है और एक नक्सली जिसका नाम है कुंवर माझी, जो कि सब जोनल कमांडर था, 5 लाख का इनामी था, वो मारा गया। प्लस एक AK-47 राइफल भी बरामद हुई है। तो ये जो जवान हमारा मारा गया बहुत दुख है। इसका नाम परमेश्वर है, कोच है, ये कोकराझार डिस्ट्रिक्ट असम का रहने वाला है। हम लोग हमारे शहीद की डेड बॉडी को रांची ला रहे हैं और यहाँ पे इसको सलामी देंगे और उसके बाद हम इसको इसके घर के लिए विदा करेंगे। मुठभेड़ में कोबरा 209 बटालियन का एक जवान भी गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसे तुरंत इलाज के लिए क्षेत्र से एयरलिफ्ट करके अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन गंभीर चोटों के कारण जवान ने अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ दिया। अभियान के दौरान अप्रतिम वीरता एवं दृढ़ता का प्रदर्शन करते हुए सीआरपीएफ की 209 कोबरा बटालियन के बहादुर कांस्टेबल प्राणेश्वर कोच शहादत को प्राप्त हो गए। झारखंड पुलिस ने इस साल राज्य को नक्सल मुक्त करने का लक्ष्य तय किया है, जिसके लिए झारखंड पुलिस नक्सलवाद के खिलाफ कई अभियान चला रही है। झारखंड पुलिस के अनुसार इस साल झारखंड में अब तक पुलिस और सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 16 नक्सली मारे जा चुके हैं। करीब 10 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। साल 2024 में पुलिस ने 244 नक्सलियों को गिरफ्तार किया था, जबकि मुठभेड़ में 9 नक्सली मारे गए थे। इसके अलावा 24 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर मुख्य धारा में लौटने का फैसला लिया था। आत्मसमर्पण करने वालों में 4 जोनल कमांडर, 1 सब जनरल कमांडर और 3 एरिया कमांडर शामिल थे। 95% अब तो लगता है 95 से बढ़ गया। 95% नक्सलवाद को हम लोगों ने खत्म कर दिया है। ये जो बचे खुचे 2-4 लोग, कुछ अरंडा में, कुछ बोकारो के जुमरा और दुग्गू पहाड़ में बचे, और कुछ नक्सलियों के नाम पे वसूली करने वाले लोग, यही बचे हैं। और हम लोग का टारगेट तो था 31 मार्च 2025, जबकि और इस साल हमारे करीब 14 या 15 एनकाउंटर हो चुके हैं और हम लोग 20 से अधिक नक्सलियों को मार गिरा चुके। इसमें टॉप 1 करोड़ के इनामियों को भी हम लोगों ने मार गिराया है। तो इसके पीछे एक कड़ी मेहनत है और एक बड़ी चुस्त दुरुस्त इंटेलिजेंस व्यवस्था है। न सिर्फ झारखंड से बल्कि पूरे देश से मार्च 2026 तक नक्सलवाद के खात्मे का प्रण लिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने देश से नक्सलवाद को जड़ से मिटाने के प्रण के लिए सेना के जवान लगातार नक्सलवादियों का सफाया कर रहे हैं। मैं शिवाजी महाराज की भूमि से कहकर जाता हूं, 31 मार्च 2026 ये देश की धरती पर से हम नक्सलवाद को समाप्त कर दें। ये देश की धरती पर से हम नक्सलवाद को समाप्त कर दें। उत्तराखंड सरकार ने स्कूलों में भारतीय संस्कृति और नैतिक मूल्यों को मजबूत करने के उद्देश्य से एक बड़ा फैसला लिया है।
जिसके तहत राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में श्रीमद् भगवत गीता के श्लोकों का रोजाना पाठ अनिवार्य कर दिया गया है। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड की सरकार ने स्कूलों में भारतीय संस्कृति और नैतिक मूल्यों को मजबूत करने के उद्देश्य से एक विशेष कदम उठाया है। राज्य सरकार ने इसके लिए एक आधिकारिक आदेश जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि उत्तराखंड के सभी सरकारी स्कूलों में अब सुबह की प्रार्थना सभा में श्रीमद् भागवत गीता का श्लोक पढ़ाए जाएंगे। आदेश के बाद मंगलवार से ही ये नियम प्रदेश भर के लगभग 17,000 सरकारी स्कूलों पर लागू हो गया है। हमने शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में तय किया था कि सभी हमारे विद्यालयों में गीता पाठ कराया जाएगा। गीता का सभी को ज्ञान मिले, हमारे बच्चे जीवन में आगे बढ़े, इसकी अब शुरुआत हो गई है। ये देवभूमि है, देवभूमि में निश्चित रूप से कर्म धर्म सभी पर विशेष ध्यान होना चाहिए। हमारे बच्चों का भी उस दिशा में ज्ञान होना चाहिए। जब तक वो सिलेबस में आता है तब तक हमने अपने जितने भी स्कूल हैं उसमें सुबह जितने पीरियड होती है स्कूलों में उसमें भगवत गीता के और रामायण के जो अच्छे श्लोक हैं वो बच्चों को पढ़ाए जाएंगे और ये इसका आदेश भी हमने कर दिया है और बहुत अच्छा बच्चों को भी लग रहा है, टीचर्स को भी लग रहा है, अभिभावकों को भी लग रहा है। दरअसल नई शिक्षा नीति के तहत पाठ्यक्रम में प्राचीन विषयों को शामिल करने का निर्देश है। इसमें 70% पाठ्यक्रम केंद्र द्वारा तय किया जाएगा, वहीं 30% राज्य तय करेगा। इसी नीति के तहत उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों के पाठ्यक्रम में रामायण और श्रीमद् भागवत गीता को पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। तो भारत में टेस्ला की ग्रैंड एंट्री हो गई है। बुधवार को खुद राज्य के डिप्टी सीएम ने टेस्ला की इलेक्ट्रिक कार का विधान भवन के बाहर टेस्ट ड्राइव किया। टेस्ला की ये कार अब महाराष्ट्र के इंजन में नई ऊर्जा भरने जा रही है। टेस्ला की एंट्री भारत में ईवी क्रांति का अगला पन्ना भी माना जा रहा है। क्या है इसकी खासियत और भारत में इसकी कीमत कितनी होगी, ये सब कुछ इस रिपोर्ट में देखते हैं। देश की आर्थिक राजधानी में टेस्ला का पहला शोरूम खुलते ही माहौल कुछ अलग हो गया है। मुंबई की सड़कों पर अब चमचमाती टेस्ला कार दौड़ने लगी है। एलन मस्क की कंपनी टेस्ला की भारतीय जमीन पर उतरने के अगले दिन ही खुद राज्य के उप मुख्यमंत्री ने टेस्ला की इलेक्ट्रिक कार का विधान भवन के बाहर टेस्ट ड्राइव किया। बिजली से दौड़ती ये गाड़ी अब महाराष्ट्र के इंजन में नई ऊर्जा भरने जा रही है और शायद पूरे भारत को एक नई राह भी दिखाने वाली है। टेस्ला की एंट्री अब सिर्फ एक कार की एंट्री ही नहीं बल्कि भारत में ईवी क्रांति का अगला पन्ना माना जा रहा है। कंपनी मुंबई में उसका शोरूम शुरू किया है, ये बहुत बड़ी बात है। और जो एफडीआई है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, महाराष्ट्र में देश में सबसे ज्यादा हो रहा है। महाराष्ट्र में इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, स्किल मैन पावर है, कनेक्टिविटी अच्छी है और इसलिए बड़े पैमाने पर जो उद्योजक है ये महाराष्ट्र को पसंद कर रहे हैं। ये महाराष्ट्र इंडस्ट्री फ्रेंडली स्टेट बन चुका है। एलन मस्क की टेस्ला की शुरुआत हुई है देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से, जहां विदेशी निवेश की जमीन पहले से ही उपजाऊ मानी जाती है। एलन मस्क की टेस्ला ने भारत में जिस अंदाज में एंट्री की है वो सिर्फ एक कार लॉन्चिंग ही नहीं बल्कि एक बड़ा आर्थिक और तकनीकी संकेत भी माना जा रहा है। एफडीआई को लेकर डिप्टी सीएम शिंदे ने साफ कर दिया कि महाराष्ट्र अब सिर्फ बातों से नहीं एक्शन से निवेशकों को आमंत्रित करेगा। टेस्ला की टेस्ट ड्राइव सिर्फ एक प्रचार नहीं थी, वो भरोसा, तैयारी और भारत में ईवी क्रांति का ऐलान है जो भारत को विकसित भारत बनाने में मददगार साबित होगी। अब अगर आप भारत में टेस्ला की कार खरीदना चाह रहे हैं तो इसकी कीमत कितनी होगी वो भी जान लेते हैं। टेस्ला की वाई मॉडल कार भारत में अवेलेबल होगी। कार की ऑन रोड प्राइस करीब 61 लाख रुपए से शुरू हो रही है। ब्लैक कलर में रियर व्हील ड्राइव की ऑन रोड प्राइस 61,07,000 रुपए के करीब होगी। इसी मॉडल में रेड वेरिएंट में लॉन्ग रेंज रियर व्हील ड्राइव की कीमत
67,89,000 रुपए के करीब बताई जा रही है, जिसकी ऑन रोड प्राइस 69,15,000 रुपए होगी। टेस्ला की कीमत बाकी देशों की तुलना में कहीं ज्यादा है। टेस्ला मॉडल वाई की ही बात करें, अमेरिका, चीन और जर्मनी में काफी कम है। टेस्ला मॉडल वाई की अमेरिका में शुरुआती कीमत $44,990 यानी करीब 38,63,000 रुपए है। चीन में करीब 31,57,000 रुपए और जर्मनी में करीब 46,09,000 रुपए के आसपास है। वहीं भारतीय बाजार में इसकी शुरुआती कीमत लगभग 60 लाख रुपए है। टेस्ला कार चीन में सबसे सस्ती इसलिए है क्योंकि चीन में ही इसे बनाया जा रहा है, लेकिन सवाल है कि भारत में टेस्ला की कीमतें आसमान क्यों छू रही हैं। दरअसल इसके पीछे का कारण भारत की इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी है। भारत में बेची जाने वाली टेस्ला की कारों पर तकरीबन 70% इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी। टेस्ला की कार पूरी तरह से चीन से असेंबल होती है। भारत में CBU यानी कंप्लीटली बिल्ट यूनिट्स पर हाई इंपोर्ट ड्यूटी लगती है, लेकिन नई इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पॉलिसी में सीमा शुल्क में 15% तक की छूट भी शामिल है, लेकिन उसके लिए वाहन निर्माताओं के लिए कुछ शर्तें भी रखी गई हैं। कार निर्माता को 3 साल के भीतर कम से कम 4,150 करोड़ का निवेश करना होगा। 5 साल के भीतर भारत के अंदर घरेलू उत्पादन शुरू करना होगा। इसके बाद कंपनियों को हर साल 8,000 इलेक्ट्रिक वाहन आयात करने की अनुमति मिलेगी। न्यूज़ 360 में आज के लिए इतना ही। बाकी बड़ी और जरूरी खबरों के लिए आप देखते रहिए, बने रहिए DD UP के साथ। नमस्कार।